कहानी का ये 35वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अंबर रत्ना जी के वार्डरूम में थी। अचानक ही उसे कुछ याद आया। सफाया ब्रेसलेट। वो जल्दी से वार्डरूम में एक्सेसरीज की तरफ चली गई। वहां रत्ना जी और सर्वेश जी के कीमती रतन रखे थे। अंबर बिना कुछ सामान हिलाए वही ब्रेसलेट देख रही थी। तभी रत्ना जी के गहनों के बीच से तेज तीखी लाल रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। ब्रेसलेट वही था। अचानक ही उसे किसी के कदमों की आवाज आई। उसने अलमारी जल्दी से बंद की और बाहर आई। चलने की आवाज नजदीक होती जा रही थी। अंबर वार्डरोब से बाहर निकली ही थी कि दरवाजे के नीचे से परछाई नजर आई। शिट नो। वो तुरंत दो चार डग यहाँ वहां रखकर बालकनी में आ गई। तभी दरवाजे पर आवाज आई, रत्ना। वो परछाई दरवाजा खोलते खोलते रुक गई। वो रत्ना जी थी। वहीं उन्हें टोकने वाली गायत्री जी थी। अंबर इस वक्त बालकनी में पर्दों के पीछे थी। बाहर गायत्री जी के टोकने पर रत्ना जी रुक गई। रत्ना जी ने पलट कर देखा और बोली, जी जी मैं आती हूँ। गायत्री जी ने हल्के से कड़क कर कहा, रुको कहा ना हमने। कहकर उन्होंने एक उड़ती सी नजर दरवाजे पर डाली। उन्होंने अपने मन में ही कहा, अभी जल्दी करो। वहीं अंदर बालकनी से अंबर दरवाजे पर नजरें गड़ाए बाहर जाने की फिराक में थी। तभी वो पूरी तरह से चौंक गई। उसके कंधे पर किसी ने थपकी दी। वो एकदम से कुछ कदम सरक गई। अभिमन्यु होठों पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा दे रहा था। उसने दबे स्वर में कहा, "श्श, दी मैं हूँ।" अंबर उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी तो उसने कहा, पहले नीचे आइए। कहकर अभिमन्यु बालकनी में आया और उसने अंबर को नीचे जाने का इशारा दिया। अंबर उसे रुका देखकर बोली, पहले तुम उतरो। तो अभिमन्यु बोला, ट्रस्ट मी दी, मैं आपका ही भाई हूँ, जिद बराबर कर सकता हूँ, इसलिए पहले आप जाइए। अंबर बिना कुछ कहे सीढ़ियों से नीचे उतरी। पीछे से अभिमन्यु भी आने लगा तो अंबर ने सीढ़ियां मजबूती से थाम ली। अभिमन्यु की बात सुनकर वो हल्के से मुस्कुरा उठी थी। नीचे उतरते ही अभिमन्यु ने गायत्री जी को मैसेज कर दिया। रत्ना जी सिर झुकाए उनके सामने थी तो वो बोली, इस कमरे में खुद को कैद कर लोगी क्या? विराज सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, हम सबको उनसे लगाव है। रत्ना जी ने सिर हिलाया और बोली, मैं बस थक गई थी जीजी। गायत्री जी ने होले से उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जाओ। ये सुनकर रत्ना जी चली गई। गायत्री जी राहत की सांस भरते हुए फिर से अपने रास्ते लौट आई। रात के समय मौनी के घर पर चंद्रशेखर जी और उदय अभी भी महल में थे। संभव था कि आज वो घर भी ना आए। निर्मला सिंह को भी आमंत्रण भेजा जा चुका था, जिसकी वजह से समर्थ को भी उनसे मिलने और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े कुछ काम को लेकर उन्हीं के साथ रहना पड़ा। फिलहाल के लिए वहां सभी लोग मौजूद थे, सिवाय मौनी, अंबर और दिया के। कुछ देर पहले जय सूर्यवंशी महल के लिए निकलने वाला था, लेकिन तभी अंबर का फोन आया। उसने जय को वहां आने से मना कर दिया था। शायद किसी कारण से अंबर महल से नहीं निकल पाएगी। बाहर हल्की हल्की ठंड पड़ना शुरू हो चुकी थी। अंदर कुछ सोफों पर तो कुछ फर्श पर अपनी अपनी जगह बनाए सब विराज चुके थे। सुष्मिता जी की मैड सिम्मी, परिणीता और सुष्मिता जी हाथों में ट्रे लेकर चली आई। इन ट्रेस में बड़े बड़े बोल रखे थे। अयान ने उन्हें आते देखकर कहा, अब क्या ले आई आंटी? कुछ देर पहले ही तो खाना खाया था। वो तीनों जब तक नजदीक पहुंची, शौर्य और प्रथम ने टेबल बगल को हटा दी। सुष्मिता जी ने ट्रे रखते हुए कहा, नूडल्स? मुझे लगा बातें करते करते खाने में मजा आएगा। प्रथम ने तुरंत ही कहा, आंटी आप जो बनाती हो मुझे तो वो सब देख कर लगता है कि बस खाता ही जाऊं। पर पेट में जगह तो उतनी ही है। बोलकर उसने बॉल उठाकर जय को दिया। सुष्मिता जी ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो प्रथम, हमारी परी भी सीख लेगी, फिर तुम जो कहोगी वो बनाकर खिलाएगी। आई एम राइट परी? सब मुस्कुराकर परिणीता को देखने लगे। सबकी नजरें खुद पर महसूस करके वो खींच कर बोली, बस कर दीजिए। प्रथम कुछ भी बोले आप मेरी टांग खींचने लग जाती हैं। ये सुनते ही सबके
सब खिलखिला उठे। तभी मौनी ने दरवाजे से कदम रखा। सबको हंसते देखकर वो बोली, ये मेरे बिना क्या स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है? प्रथम ने पूछा, आप ऑफिस में थी? मौनी ने जवाब दिया, और कहाँ होनी चाहिए थी? भाई, मुझे सिर्फ रॉयल ग्रुप्स की मीटिंग के लिए थोड़ी रखा है, कुछ काम तो मैं भी करती हूँ। वो प्रथम का सवाल ही नहीं समझ पाई। प्रथम ने फिर से कहा, मैं पूछ रहा था कि आप अंबर से मिली, वो यहाँ क्यों नहीं आई? मौनी ने सिर हिलाया तो जय ने कहा, वो नहीं आएगी प्रथम। इस पर शौर्य बोला, क्यों? मिसेस सूर्यवंशी ने उन्हें घर से निकलने से रोक रखा है। मौनी ने शौर्य से कहा, हमें नहीं पता क्यों, लेकिन महल की सिक्योरिटी डबल हो गई है। मौनी ने आगे पूछा, तो कल फोटो खेलने के दी एंड की तैयारी हो गई? शौर्य बोला, हो गई समझिए, बस वहां जाना है। और ये गई फोटो गैलरी कबाड़ में। उसने बड़ी स्टाइल से हाथ आपस में झटके। अयान ने टोकते हुए कहा, ओए हीरो, समर्थ को फोन करके कंफर्म कर एक बार। अयान की बात सुनकर शौर्य बुरा सा मुंह बनाने लगा। जय ने सिर झटका और फिर बिना किसी भाव के कहा, सर्वेश कहाँ है? अयान बोला, शायद अपने मल्टीप्लेक्स का मातम बना रहे होंगे। दिन तक में तो वहां की राख देखकर आग उगल रहे थे। ऑलमोस्ट सदमे में होंगे भाई साहब, कहकर अयान ने नकली दुख जाहिर किया। उसको देखकर परिणीता बोली, तीनों राणा ब्रदर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कौन कहेगा कि आन आप में और जींस में कुछ महीनों का अंतर है? ये सुनकर मौनी भी हंस पड़ी। प्रथम ने परिणीता को ऐसे मजाक करने पर टोका। परिणीता बोली, ओके सॉरी, कहकर परिणीता ने नूडल्स खाने पर फोकस किया। जय ने बिना उनकी तरफ देखे ही कहा, इट्स ओके प्रथम, हेल्थी मजाक बॉन्डी के लिए अच्छा है, बेइजी परी। ये सुनते ही शौर्य बोला, फिर तो भाई साहब मुझे भी आपके साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी करनी है। जय चम्मच मुंह में रखते रखते रुका। उसने जरा सा सिर टेढ़ा करके शौर्य को देखा तो वो फीका फीका सा हंसा और बोला, ही, कोई जरूरत नहीं है, हमारी बॉन्डिंग तो पहले से ही अच्छी है ना? जय बिना भाव के बोला, गुड। जैसे झटक कर फिर से किसी सोच में डूब गया और इन्हें किसी आके दूसरी तरफ मुंह करके खुद से ही बड़बड़ाया, अभी भाभी को बोल दूंगा ना तो सारी कोल्डनेस ठंडी पड़ जाएगी। अयान ने भी उसकी तरफ सिर झुकाकर कहा, सही जा रहे हो छोटे। तब तक जय की आवाज आई। दोनों भाई सब पका गए, मगर जय कह रहा था, सर्वेश के मोमेंट्स पर नजर रखो, मुझे एक सेकंड का भी लोभ नहीं चाहिए। दोनों भाइयों ने तुरंत आदर्श भाइयों की तरह हामी भरी। मौनी ने जय से कहा, जय। जय ने बस कहा तो मौनी बोली, कुछ सोच रहे हैं आप? काफी देर से उसे कहीं खोया देख रही थी वो। जय के विचारों में अंबर का होना आम था, लेकिन वो कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। सुष्मिता जी ने भी कहा, अगर आपको अंबर की फिक्र है तो पार्टी में जाकर खुद तसल्ली कर लो। जय ने बॉल फर्श पर रखा और बोला, सोच तो उन्हीं के बारे में रहा हूँ आंटी। प्रथम ने पूछा, क्या सोच रहे हो? प्रथम ने संदेह जताया तो जय बोला, राजा जी को अभी कोई फंक्शन नहीं रखना चाहिए था। प्रथम ने खोए हुए स्वर में कहा, मुझे भी यही लगता है। और फिर वो जय को देखकर बोला, मैं हवा की तरह साथ रहूंगा उसके, ट्रस्ट मी। जय बस उसका कंधा थपथपा कर चला गया। मौनी ने उसे दरवाजे से बाहर जाते देखा और बोली, मैं उधर से बात करती हूँ। और वह वहां कब से मौजूद थी, लेकिन उसने एक शब्द नहीं निकाला मुझसे। किन्हीं ख्यालों में उसके दिल दिमाग पर जैसे कब्जा जमा रखा हो। हाथ में बोल जो का तू ही था। सुष्मिता जी की उस पर नजर पड़ी, लेकिन सिमी उनसे पहले ही बोल गई, मैम नूडल्स सौगी हो जाएंगे। सबने एक साथ सिमी को देखा और फिर उर्वशी को। खुद पर नजरें महसूस करते ही वो हड़बड़ा गई और बॉल हाथ से फिसल गया। छन, बॉल और नूडल्स उसी के साथ पैरों में बिखर गए। वो झटके से उठ गई। वो एकदम से बोली, आई एम सॉरी सॉरी। वो हाथों से ही टुकड़े उठाने लगी तो सुष्मिता जी और परिणीता ने जोर से टोका। परिणीता ने कहा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, हाथ कट जाएगा। सुष्मिता जी बोली, छोड़ो हम कर लेंगे। सुष्मिता जी ने उसको पीछे खींचा। अयान और शौर्य दोनों भाई सोफे पर बैठे बैठे उसे देखते थे, फिर एक दूसरे को देखकर कुछ तो सोचने लगे। दूसरी तरफ दिया और अंबर डाइनिंग टेबल पर थे। उदय, अभिमन्यु उन दोनों लड़कियों के ठीक सामने थे। रघुवीर जी
और चंद्रशेखर जी कल के फंक्शन की तैयारियों पर चर्चा में लगे हुए थे। गायत्री जी और रत्ना जी खाना परोसने लगी। अभिमन्यु ने सर्वेश जी की सीट खाली देखी तो रत्ना जी से पूछा, काकू साहब कहाँ है? यह सुनकर हर किसी की नजर खाली कुर्सी पर पड़ी। जवाब के लिए सबने सिर रत्ना जी की ओर घुमाया। रत्ना जी वहीं के वहीं रुक गई। उनके हाथों में कंपन उठने लगा, लेकिन वो फिर भी खुद को संभाले खड़ी रही। गायत्री जी ने भी कहा, सुबह से नहीं देखा सर्वेश को, है कहाँ वो? रत्ना जी अच्छे से जानती थी कि वो कहाँ है, फिर भी वो चुप थी। रघुवीर जी ने चंद्रशेखर जी से कहा, वो ऑफिस में भी नहीं था, किसी मीटिंग में गया है क्या? चंद्रशेखर जी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता रघु, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो ऑफिस गया ही नहीं तो मीटिंग वगैरह कहाँ से होगी? गायत्री जी ने कहा, तुमसे कुछ पूछ रहे हैं रत्ना, कहाँ है सर्वेश? गायत्री जी ने तीखे स्वर में कहा तो रत्ना जी चमक कर हल्के से पीछे हो गई। उन्होंने बिल्कुल मरे हुए स्वर में कहा, शायद शायद विराज को ढूंढने गए हैं। बस कोई फोन आया और वो निकल गए। ये सुनकर दिया धीरे से बड़बड़ाई, अभी निकले कहाँ हैं? आंटी अब निकलेंगे, वो भी इस महल से जेल की तरफ। हैप्पी जर्नी। कहते कहते वो आराम से खाती जा रही थी। अंबर को उसका कहना सुन गया था तो उसने दबे मगर गहरे स्वर में कहा, रूम में जाओ तुम। दिया मुंह बनाकर बोली, तुम कहती हो तो जाती हूँ, घुरो मत मुझे। उसने अपनी थाली उठाई और रघुवीर जी को देखकर मासूमियत से बोली, ये आपका फैमिली मैटर है, मैं तो गेस्ट हूं ना, रूम में जाकर खा सकती हूँ। उदय ये सुनकर पूरी तरह हंसने को हुआ, लेकिन उसने उंगलियों से होंठ दबाकर हंसी जैसे तैसे रोकी। और रघुवीर जी से पहले गायत्री जी ने कहा, ठीक है, यानी वो उसे जाने को कह रही थी। वो उठकर चली गई। रत्ना जी की तरफ हर एक निगाहें थी। रघुवीर जी ने कहा, विराज से कोई संबंध सर्वेश को इस महल में वापस नहीं आने देगा रत्ना, आप जानती है ना? उनका लहजा और अब दोनों ही आदेश भरे थे। और रत्ना जी ने थूक निकला। वो बहुत ही धीरे से बोली, भाई साहब, वो हमारा बेटा है। और रघुवीर जी ने साफ स्वर में कहा, एक हत्यारा इस घर का बेटा नहीं हो सकता। जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। चंद्रशेखर जी ने रत्ना जी की हालत देखी तो रघुवीर जी को शांत करने के लिए कहा। वो रघुवीर जी से बोले, हम भी तो विराज को ढूंढना ही चाहते हैं, अगर सवेश ढूंढ लेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम शांत रहो। कहकर उन्होंने रत्ना जी को हाथ दिखाकर जाने का इशारा कर दिया। और रत्ना जी तेज कदमों से आंसू पहुंचते हुए किचन की ओर भाग गई। उनके जाते ही अंबर बोले, बाबा साहब। रघुवीर जी के हाथ रुक गए, यहाँ तक कि वहां बैठा हर कोई रुक चुका था। और रघुवीर जी बिना कुछ कहे अपनी बेटी को देखे जा रहे थे। अंबर बिना किसी भाव के बोली, कल आप रॉयल ग्रुप्स को मुझे ट्रांसफर करेंगे, लिख ली। ये सुनते ही वहां हर कोई चौंक उठा। रघुवीर जी ने सवाल किया, क्यों? उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि जिस रॉयल ग्रुप्स और महल से वो अंबर को दूर रखते आए थे, वही सब कुछ इतने गर्म माहौल में उसे नहीं देना चाहेंगे। अंबर बोली, क्योंकि मुझे ये चाहिए। चंद्रशेखर जी ने जरा ऊंचे स्वर में कहा, अंबर ये क्या सिद्ध है? उनकी बात सुनकर उदय चिढ़ते हुए बोला, अलग सन की हो गई है पापा। अंबर ने सबको नजरअंदाज किया। उसने अपनी थाली उठाई और आगे बढ़ी। रघुवीर जी पीछे से गरजे, हम बात कर रहे हैं आपसे। ये सुनकर वो रुक गई। वो बिना मुड़े ही बोली, ये बात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी पापा साहब। बोलकर वो सीधा निकल गई। रघुवीर जी झटके से उठे तो गायत्री जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें शांत किया। उन्होंने धीमे से कहा, अब वो बच्ची नहीं है राजा जी, मानो इन्हीं शब्दों में कहना चाहती हूँ कि उनके फैसले हमेशा से अटल रहे हैं। अभिमन्यु को अंबर कभी समझ नहीं आती थी, मगर वो हमेशा से मानता था कि अगर वो कुछ कह रही है तो मतलब वो जरूरी है। हर कोई बिना कुछ कहे खाने लगा, हालांकि अपने वाले गले से उतरने वाले नहीं थे। रात के समय मौनी के घर पर परिणीता अकेले ही छत पर टहल रही थी।
नर्म नर्म ठंडी सर्द कर देने वाली हवाओं से उसका पूरा चेहरा ठंडा हो चुका था। हाथ में जेब डाले वो बस टहल रही थी। जाने क्यों उसका बेचैन मन विजय लक्ष्मी जी से बात करने के बाद भी शांत नहीं हो पा रहा था। उसने गहरी गहरी सांसें भरी और फिर अपने बालों को झटकते हुए आसमान की ओर देखने लगी। तभी फोन की रिंग उसके कानों में पड़ी। उसने फोन देखा तो अंबर थी। इस समय घड़ी 11:30 बजा रही थी। उसने फोन कान से लगाया और बोली, सोई नहीं? कॉल पिक होते ही अंबर आहिस्ता से बेड से उठी क्योंकि दिया आराम से नींद में डूब चुकी थी। उसने कहा, नींद नहीं आ रही? परिणीता वहीं कुर्सी पर बैठ गई। उसने पूछा, क्यों, कुछ हुआ है क्या? अंबर ने कहा, तुम ठीक हो ना? वहां सब ठीक है? उसका चेहरा फीका सा नजर आ रहा था। उसकी आंखों में एक शांति सी दिखाई पड़ रही थी। परिणीता ने बुझे हुए स्वर में कहा, सब तो शांत ही है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। तुम ठीक हो, यहाँ भी सब ठीक है, मम्मा भी ठीक है, फिर क्या गलत हो रहा है अंबर? अंबर ने सहज रूप से कहा, तुम बस थक गई हो इसीलिए, ज्यादा मत सोचो, कुछ नहीं हो रहा, और कुछ होगा तो मैं हूं ना सब संभालने के लिए। ये कहने के बावजूद अंबर का एक मन उसे बार बार आकर टोक रहा था कि अगर वो कुछ भी ना संभाल पाई तो। परिणीता ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अंबर चौंक कर बोली, और तुम परमिशन मांग रही हो? अंबर ने अजीब तरह से बाहें सिकोड़ी। परिणीता टेढ़ा सा मुस्कुराई और बोली, तुमसे परमिशन लूंगी क्या? तुम बचपन से मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो और अपनी प्रॉपर्टी पर हक जमाने के लिए अब इजाजत लेनी पड़ेगी। अंबर ने हल्के से हंसते हुए कहा, फिर कहो क्या कहना है? परिणीता बोली, अपना ख्याल रखना, अपने आप को सेफ रखना, ओके? उसकी आवाज बिल्कुल धीमी थी लेकिन अंबर ने साफ साफ सुना, मानो परिणीता कहना कुछ चाहती है लेकिन कह कुछ और रही है। दोनों के बीच दो पल चुप्पी फैल गई। इसके बाद अंबर ने कहा, आई एम सेफ परी। परिणीता ने अपने बालों में उंगलियां घुमाई और जोर से रगड़ दी। उसने कहा, जानती हूँ लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों से रह रह कर बुआ बार बार मेरे मन में आ रही है। उन्हें जब लास्ट बार देखा था वो दृश्य मेरी आंखों से जा ही नहीं रहा। इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए कुछ अजीब सा लग रहा है। संयुक्ता जी के जिक्र से वो और मौन हो गई। परिणीता ने आगे कहा, मुझे लग रहा है जैसे बुआ हमें वार्न कर रही हो, जैसे कुछ होने वाला है। बी सेफ, ओके? अंबर उसे दिलासा देते हुए बोली, मैंने कहा ना सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। परिणीता बोली, आई ट्रस्ट यू। अंबर ने जवाब दिया, मुझे पता है। इतना कहकर दोनों ने अपनी अपनी साइड से फोन रख दिया। जाने क्या अनहोनी होने को थी जिसकी आशंका परिणीता को हो रही थी। इधर महल में हर जगह कैमरे लगे थे जिनकी फुटेज बेशक सर्विलांस रूम में गार्ड देख रहा था। मुख्य द्वार जो महल से काफी दूर था, वहां पर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। दो कुत्ते जिन्हें गार्ड करने के लिए भेजा गया था, इन्हीं के बीच दो लोग महल की ऊंची सी दीवार से कूदे। वो महल का पिछला हिस्सा था जहां घास ऊंची ऊंची थी। शायद वहां लोग जाया भी नहीं करते होंगे। वो दो शख्स काले कपड़ों में थे। इस अंधेरी रात में उन्हें दूर से देखना लगभग नामुमकिन था। उनके चेहरों पर काला कपड़ा बंधा था। दोनों शख्स नीचे कूदते ही जमीन से चिपक गए। वो सांस तक इतनी धीमी ले रहे थे कि घास भी ना हिल पाए। उनके शरीर से कोई गंध आ रही थी, या शायद वह कुछ ऐसा था जो कुत्तों की नाक से उन्हें बचा रहा था। वो लगभग 3 मिनट तक जमीन से ही चिपके रहे। तभी गार्ड उस एरिया का राउंड मारने आया। वहां लाइट्स का उजाला था मगर घास के बीच रात में वो साए गायब हो गए लग रहे थे। गार्ड के जाते ही वो दोनों उठे। दोनों के कंधों पर बैग लदे थे। उनमें से एक ने दूसरे को बिना कुछ कहे आगे बढ़ने के लिए हाथ दिखाया। दूसरे वाले ने एक बार उसी ओर देखा जहां से गार्ड आया था और जहां वो गया था। रास्ता बिल्कुल साफ था लेकिन दिया के कैमरे अब भी थे जिन्हें अगर बंद किया गया तो वो समझ जाएगी, या तो वो सही कैमरा देख नहीं पाए या फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दोनों चुपचाप महल की तरफ बढ़े।
वो उस दीवार से दूर थे, थोड़ा ज्यादा दूर। शायद कुछ ही देर में महल के बहुत नजदीक से, जहां महल अच्छा खासा था, पर शायद कुत्तों को इतने पास नहीं रखा था ताकि उनका शोर महल में ना जाए। महल पीछे से भी बेहिसाब खूबसूरती समेटे हुए था। नक्काशीदार पिलर से लेकर वो अलंकृत संगमरमर मूर्तियां मानो अभी बोल उठेंगी। वहां रखी एक मूर्ति महिला की थी, जिसके सिर पर मटके रखे थे। साई इस बात से अनजान थी कि उन मटकों से कैमरा हर एक चीज पर नजर रख रहा था। साई गार्ड के वहां से जरा सा राउंड पर जाते ही महल के पिलर के पीछे जा छुपे। उनकी चढ़ी हुई सांसें होने के बाद भी हाँफने की आवाज नहीं आ रही थी। दूसरे साई ने पहले वाले को एक लैंप की तरफ दो उंगलियां दिखाई। उसने बहुत धीरे से फुसफुसाया, जहां जहां लाइट है वहां लगाना है, ये पिछला हिस्सा है। दूसरे हाथ ने पूछा, काम बनेगा? पहला बोला, हाँ बन जाएगा। एक्सप्लोजिव्स लाइट्स के साथ शॉर्ट होंगे तो पूरे महल में आग लगेगी। उस शख्स ने सिर हिलाया तो वो दोनों एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर लाइट के पास एक जरा सी कोई मशीन लगाते जा रहे थे। कुछ खिड़कियों पर, कुछ दीवारों के लैंप पर, कुछ घास पर लगी एलईडी लाइट पर। तभी अचानक उस गार्ड की नजर दीवार के कोने पर पड़ी। वहां दिखाने के लिए बड़ा सा सीसीटीवी कैमरा था। वो दोनों जहां खड़े थे वहीं जम गए। उनमें से एक ने दूसरे को हाथ से फोन का इशारा किया। दूसरे तुरंत फोन निकाला और एक कॉल मिला दी। इधर सर्विलांस रूम में फोन बजा। एक हाथ टेबल पर रखे फोन की तरफ बढ़ा। फोन कान तक आया तो उधर से ये शख्स बोल पड़ा, इधर तो कैमरा है। दूसरी तरफ से एक मासूम सी आवाज आई, लेकिन उस शख्स के कहने का अंदाज ना तो मासूम था ना ही भोला। उसने मौत से सन्नाटे में ठंडेपन से कहा, अपना काम करो और निकलो। बाकी यहाँ क्या है क्या नहीं वो मैं देख लूंगी। रत्ना जी, रत्ना सूर्यवंशी थी वो। आंखों में डर और घबराहट की कोई निशानी नहीं थी। मासूमियत उस चेहरे को शायद जन्म से मिली थी, लेकिन उन होठों पर मुस्कान, वो शातिर थी। फोन पर उस शख्स की आवाज आई, काम हो गया मैम, रत्ना जी ने कहा, निकलो। सर्विलांस रूम में दो गार्ड बेहोश थे। उनके सामने चाय के दो कप रखे थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि उन कपों में नींद की दवाई मिलाई गई थी। रत्ना जी ने एक नजर स्क्रीन पर मारी। तीन चार स्क्रीन से अलग अलग एंगल पर वो काले कपड़े वाले दिख रहे थे। उन्होंने वो फुटेज डिलीट ना करके उन सारे चारों कैमरों को ब्लर कर दिया। अब से आगे की सारी रिकॉर्डिंग भी ब्लर ही होगी, ताकि कोई समझ ना पाए। वह उस घूमती हुई कुर्सी से उठी और उन दोनों कप को उठाकर उनकी जगह दूसरे कप रख दिए। उन्होंने खतरनाक मुस्कुराहट ली, उन दोनों नींद में जा चुके गार्ड्स को देखा और फिर सन्नाटे में वो अकेले ही कहने लगी, भाई साहब, मुझे पता है आप ये भी समझ ही जाएंगे, लेकिन इस बार आपको समझने में काफी देर हो चुकी है। कामयाबी मुबारक हो रत्ना। बड़े ही घटिया लहजे में वह खुद को ही शाबाशी देकर खुद को ही टोकने लगी। आ आ आ नेवर सेलिब्रेट अर्ली। इन सूर्यवंशों की बर्बादी देखने के बाद एक पार्टी में भी दूंगी खुद को। आपकी मौत के लिए बायसा, मौत मुबारक हो, कहकर वो फिर से मासूम चेहरा लेकर बाहर निकल गई। सूर्यवंशी महल में ठंड का मौसम तो था ही, लेकिन धूप भी नहीं निकली थी। 4:30 बज रहे थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि 7-8 बजे का अंधेरा हो गया हो। महल में पार्टी एरिया, यह कहना बेहतर होगा। वेन्यू पर यहाँ वहाँ गार्ड्स भटक रहे थे। सबके पास वॉकी टॉकी था। महल के उस एरिया को किसी 5 स्टार होटल के हॉल की तरह बना दिया गया था, वो भी सिर्फ एक दिन के भीतर। ना आसमान नजर आ रहा था और ना ही दीवार और वुडन वॉल्स के बीच का अंतर। इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि लग ही नहीं रहा था कि कल तक यहाँ सिर्फ एक खाली गार्डन हुआ करता था। झूमर, लैम्प, कैंडल्स, पॉन्ड्स, शोपीस और साथ ही छोटे छोटे वाटर फ्लोइंग डेकोरेटिव आइटम्स। वहां पर CNH के सुंदर सुंदर पोस्टर भी लगे थे, जिन पर फकत कैफे का लोगो दिखाई पड़ रहा था। साथ ही कुछ पोस्टर्स पर रॉयल ग्रुप्स भी लिखा दिखाई दे रहा था। तैयारियां लगभग लगभग पूरी हो चुकी थी, बस मेहमानों के आने की देरी थी।
महल के मुख्य एरिया में लगभग पूरे गार्डन को लाइट से सजाया गया था। यहाँ तक कि महल के गार्डन में ही बनी छोटी छोटी इमारत जो किन्हीं खूबसूरत शाही बेड वाली जगह थी, वह भी लाइट से जगमगा रही थी। उन्हीं में से किसी एक गजीबो में अंबर बैठी थी। उसके सामने लैपटॉप ओपन था जिस पर वो कैफे से रिलेटेड कोई मेल्स देख रही थी जो आज रॉयल ग्रुप्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने भेजी होगी। दिया वहां एक पिलर से टिक कर खड़ी थी। उसका टैबलेट जैसा फ्लिप फोन बार बार खोलती और बंद करती, मानो किसी का इंतजार हो रहा है। अंबर ने उड़ती सी नजर उस पर डाली और बोली, क्या हुआ? दिया चिढ़कर बोली, हो गया जो होना था। ये ये इस चोरी की तो बैंड बजा दूंगी अब। वो खींचकर बगल वाली चेयर पर धम से बैठ गई। वो आगे बोली, दिल्ली पहुंचा है नहीं पहुंचा है बताने की है कि नहीं है बहन? किस बात का घमंड, किस बात का है इसको? अम्मा ने टेढ़ी निगाह डाली और बोली, तुम्हें बोला था ना साथ जाने का, क्यों नहीं गई? दिया चिढ़ते हुए बोले, मुझे यहीं रुकना है, कोई दिक्कत हो तो होने दो, मैं तो रुकूंगी। उसकी बात सुनकर अंबर मुस्कुरा उठी। उसने हल्के से कहा, कुंवर जी या सुष्मिता आंटी को कॉल करके देखो, शायद उठा ले। यह सुनकर उसने सिर हिलाया, तभी वहां उन्हें किसी के होने का आभास हुआ। अंबर और दिया के पीछे गायत्री जी खड़ी थी। दिया ने जर सी गर्दन घुमाई और देखा, फिर उसी तरह अंबर के कान में फुसफुसाई, तुम्हारी मॉम। यह सुनते ही अंबर की मुस्कुराहट चली गई। उसने बैठे बैठे ही पीछे पलट कर देखा और बोली, जी? गायत्री जी बोली, चलिए। वो फिर से आदेश ही दे रही थी। जाने क्यों गायत्री जी के अंदर नर्म लहजा नहीं था। वो रघुवीर जी को छोड़कर हर किसी से इसी लहजे में बात करती थी। अंबर बिना कुछ कहे उन्हें देखती रही तो उन्होंने कहा, फंक्शन शुरू होने वाला है भाई साहब, आपको तैयार होना है। अंबर सिर्फ कहकर चुप हो गई। गायत्री जी ने दिया को देखा और फिर से कह उठी, हम आपकी हूँ हाँ सुनने नहीं आए हैं, हमने कहा चलिए अभी। अंबर ये सुनते ही उन्हें सीधे आंखों में देखने लगी। उसने एक हाथ से लैपटॉप बंद किया और उठकर खड़ी हुई और बोली, आप मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। गायत्री जी व्यंग से मुस्कुराई और बोली, खुद भगवान भी इस तथ्य को नहीं बदल सकते कि हम आपकी माँ हैं, फिर आप और हम क्या जैसे? अंबर ने बिना किसी भाव के उनकी आंखों में देखकर कहा, आपको कोई अफसोस नहीं है ना कि आप मेरे साथ कैसे बिहेव करती थी, या फिर याद ही नहीं है आपको? गायत्री जी ने कहा, याद तो हमें वो सब कुछ है फायजा जो आप भूल चुकी हैं। आपसे दुगना जीवन जिया है हमने, अच्छे से जानते हैं कि किस बात का अफसोस होना चाहिए और किसका नहीं। अंबर ने नजरें फेर ली। उसकी मुट्ठियां बंद गई। दिया उसे नोटिस कर रही थी। दोनों के बीच शीत युद्ध चल रहा था। जाहिर तौर पर अंबर ने उन्हें माफ नहीं किया, वैसे इतनी आसानी से ना वो किसी पर नाराज होती और पहले तो माफी कर देती थी, पर अब वो माफ नहीं करती। तभी गायत्री जी ने शांत और जितना हो सकता था उतना सहज होकर कहा, गुड़िया। उनके इतना कहते ही अंबर ने गुस्से से उन्हें घूरा। एक पल के लिए दिया उसे देखकर हैरान रह गई। फिर भी अंबर ने खुद को संयमित रखा और वहां से चली गई। दिया उसके पीछे जाने लगी, लेकिन फिर वो गायत्री जी के सामने रुककर बोली, आपको एक सजेशन दूं? यह सुनकर गायत्री जी की एक बाह ऊपर उठी। वो आगे बोली, आप और मैं दोनों ही नहीं जानते कि अगर अंबर खुद पर से काबू खो देगी तो क्या होगा, क्योंकि हम दोनों ने ही उसका गुस्सा नहीं देखा। तो जिस बारे में हम नहीं जानते उसे जानने की कोशिश मत कीजिए, हो सकता है परिणाम सुखद ना हो। गायत्री जी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारी बात याद रखें। कि अगर वो भी चल दी। दिया हैरानी से उन्हें जाती देखती रह गई। दूसरी तरफ दिल्ली की किसी चमचमाती दौड़ती भागती सड़क के एक बार बेहद छोटा सा मगर खूबसूरत कैफे था। कैफे की बाहरी दीवार शीशे से बनी थी जिस पर लाइट से लिखा था, हैवे कप। उस कैफे का कोई नाम ना होकर यही एक लाइन उसकी पहचान थी।
छोटा सा कैफे जिस पर कॉलेज के स्टूडेंट्स ही ज्यादा दिखाई दे रहे थे। भोले बिछड़े वहां कोई ऑफिस एम्प्लॉय आ जाए तो बड़ी बात है। कैफे के सामने ही एक कार खड़ी थी, काले रंग की जगुआर, जिसे रह रह कर कैफे में घुसते हुए स्टूडेंट्स देखे जा रहे थे। कहना मुश्किल था कि वो कार को देख रहे हैं या फिर उससे टिक कर खड़े अंग्रेज से दिखने वाले समर्थ को। आसमानी हुडी और सिंपल सा सफेद पैंट्स और स्नीकर पहने वो कुछ देख रहा था। समर्थ मेन रोड से दूसरी तरफ उस 3 मंजिल इमारत को देख रहा था। हालांकि वो इमारत ऊपर से नीचे से एक सी थी, जरा तिरछी सी बनी हुई, ऐसी लगती मानो अभी ढह जाएगी। द एस गैलरी इमारत के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। साथ ही बाहर लगे पोस्टर्स पर कुछ कुछ तस्वीरें भी थी, जिसके नीचे गैलरी का नाम था। ये सर्वेश जी की फोटो गैलरी थी। कुछ देर बिल्डिंग खोलने के बाद वो कैफे की तरफ आया, तभी आंखों पर स्पेक्स लगाए हुए शौर्य गाड़ी से उतर आया। बिखरे बिखरे बाल, क्रीम कार्गो की बैगी पैंट्स, ऊपर से ऑरेंज स्वेटर के अंदर व्हाइट शर्ट। उसने पैरों में एंकल फोरे जूते डाल रखे थे। बेहद ही कमाल लग रहा था वो। शौर्य लैपटॉप और बैग कंधे पर लादे समर्थ की तरफ आया। समर्थ ने कहा, अंदर मैं जाऊंगा। शौर्य बोला, मुझे किसी ने बैन नहीं किया, मैं जाऊंगा। उसने ऐंठते हुए कहा तो समर्थ ने उसे घुरा। वहां कोई प्रसाद तो नहीं बट रहा है कि मैं जाकर ज्यादा खा लूंगा? ये डेंजरस है शौर्य। शौर्य ने व्यंग से मुस्कुराकर कहा, हाँ, जैसे कि मुझे कुछ पता ही ना हो। जाऊंगा तो मैं ही जरूर। समर्थ ने चिढ़कर मुंह फेर लिया। वो बोला, ये दोनों भाई? वो बड़बड़ा कर फिर से शौर्य की ओर मुड़ा और बोला, अब तुम अंबर को जवाब दो। बोलते बोलते उसने फोन निकाला तो शौर्य ने आराम से कहा, क्या लगता है तुम्हें वो हम में से किसी को भी जाने देंगी? उसकी बात सुनकर समर्थ बोला, राइट, कहकर उसने मोबाइल जेब में सरकाया। उसने सिर झटका और लैपटॉप लेकर कैफे की तरफ कदम बढ़ा दिए। शौर्य के चेहरे पर जीत भरी मुस्कुराहट आ गई। वो भी चलने लगा। दोनों ही कैफे में बैठी लड़कियों को पूरी तरह से अनदेखा करके शीशे के पास पड़ी खाली कुर्सियों पर बैठ गए। शौर्य ने बैग खोला और उसमें से कुछ डिस्क और कार्ड्स टेबल पर उड़ेल दी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़ी आईटी कंपनी के जाने माने इंजीनियर्स हों, पर हकीकत तो यह थी कि उन्हें सिर्फ हैकिंग वर्ल्ड में पहचाना जाता था। शौर्य ने बिल्डिंग को देखते देखते कहा, इसका ब्लूप्रिंट होता तो काम आसान होता। उसने इतना बोला तो समर्थ ने बिना कुछ कहे अपनी हुडी एक कागज टेबल पर रखा। शौर्य गौर से देखने लगा तो उसने बिना किसी भाव के कहा, एंट्रेंस और एग्जिट, अंदर जाने और बाहर आने का प्लान सोचो। अंदर क्या करना है वो मैं देखता हूँ। शौर्य ने सिर हिलाया ही था कि समर्थ ने फिर से कहा, हो सके तो एग्जिट प्लान सिंपल और इफेक्टिव रखना ताकि हम आराम से बाहर आ सकें। टेबल पर बिल्डिंग का नक्शा खुला था। वहां उर्वशी और सुष्मिता जी भी मौजूद थे। शौर्य ने दरवाजे पर उंगली रखी और बोला, गेट नंबर 1, सारे गेस्ट की एंट्रीज यहीं से होंगी। आप और आंटी आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से अंदर जाना। मुझे लगता है कि वहाँ और भी फोटोज होंगी जिनकी सर्वेश ने स्मगलिंग की होगी। आपको सब कुछ बहुत ध्यान से देखना है। सुष्मिता जी ने कहा, पर पता कैसे चलेगा कि कौन सी तस्वीरें चोरी की हैं? समर्थ ने सिर झटका और बोला, नहीं नहीं आंटी, आपको कुछ पता नहीं करना है। बस कोशिश करिएगा कि सारे फोटोज ठीक से इस स्पाई कैमरा में कैप्चर हो जाए। कहकर उसने उन्हें गोल सा लॉकेट दिया जिसके बीच में चमचमाता हरा हीरा लगा था। उसने आगे कहा, इट्स हाई क्वालिटी कैमरा विद A1 क्वालिटी। मुझे नहीं लगता कि वहाँ सिक्योरिटी चेक हाई होगी और कोई आम स्कैनिंग डिवाइस इसके वाइब्रेशंस कैच नहीं कर सकता। उर्वशी बोली, पर अंदर जाकर हमें करना क्या है? उर्वशी ने पूछा तो शौर्य बोला, वो मैं आपको गाइड करके बताऊंगा। फिलहाल आप बाहर कैसे आएंगी ये सुनिए। कहकर उसने नक्शा दिखाया। ये सारे दरवाजे हैं और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन सारे दरवाजों पर कम से कम एक गार्ड तो होगा ही। वैसे तो हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे जाएंगे वैसे ही आए। फिर भी फॉर ए सेफ साइड में बिल्डिंग के अंदर ही रहूंगा। उर्वशी बोली, पर समर्थ, शौर्य, आप दोनों उस गैलरी से चाहते क्या हो? उसकी बात सुनकर समर्थ बोला,
मिस्टर सर्वेश सूर्यवंशी की बर्बादी से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? स्टिल सर्वेश का अपार्टमेंट या फिर थिएटर बर्बाद करके हमने सिर्फ आउटर प्रॉपर्टी डैमेज किया है। अभी भी सर्वेश के पास बहुत कुछ है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टिप देने के लिए हमारे पास कुछ सबूत तो होना चाहिए ना। शौर्य बोला, एग्जैक्टली। फिर शौर्य आगे बोला, वो रॉयल ग्रुप से जुड़े हैं, बिना सबूत के तो उनका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। सुष्मिता जी ने घड़ी देखी तो बाकियों ने भी अपने मोबाइल में टाइम देखा। सुष्मिता जी बोली, जयवीर से बात हुई? इस पर उर्वशी ने भी एकदम से कहा, हाँ भाई भी आने वाले थे ना। समर्थ मुंह खोलने को हुआ, लेकिन शौर्य ने एकदम से टेबल के नीचे से उसे पैर मारा। समर्थ ने पलकी झपकाकर उसे समझने का इशारा देकर उन दोनों से कहा, उसे कुछ जरूरी काम है तो आप रेडी है ना? और हाँ, आज इत्तेफाक से यहाँ भी एग्जीबिशन है, मैंने पास अरेंज कर लिया है, आप जाकर तैयार हो जाइए। कहते कहते समर्थ अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। दूसरी तरफ सूर्यवंशी महल में मेहमानों ने धीरे धीरे शिरकत करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी पार्टी शुरू नहीं हुई थी। अभिमन्यु इवेंट प्लानर से कुछ बातचीत में लगा था। पूरे एरिया पर वो ऐसे नजरें गड़ा रहा था जैसे कि अपने शिकार पर। उसने इवेंट प्लानर से कहा, मुझे स्टेज के आसपास थोड़ी और लाइट्स चाहिए और वहाँ फूड कोर्ट में क्राउड नहीं दिखना चाहिए। अरेंजमेंट ठीक से देखो। लड़का जी सर कहकर चला गया। ग्रे ब्लेजर को व्हाइट शर्ट के साथ टीम अप किए हुए, बालों को हाथ से ठीक करता हुआ अभिमन्यु दरवाजे से आते मेहमानों का स्वागत मुस्कुराहट के साथ कर रहा था। तभी वहां रघुवीर जी, उदय और चंद्रशेखर जी बात करते हुए चले आए। तीनों को देखकर लग रहा था जैसे किसी गंभीर विषय पर विचार विमर्श चल रहा था। चंद्रशेखर जी कह रहे थे, मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, अब क्या बैताल ही बन जाऊं? तुम्हारे भाई की पीठ पर लगकर उसके साथ केरल घूमने को निकल जाता है ना। वो जरा चिड़े चिड़े दिखाई दे रहे थे। उदय ने अपने पापा को चिढ़ाते कर धीरे से रघुवीर जी से कहा, इतना चिड़चिड़ा क्यों रहे हैं? हम कौन सा इनसे पैदल जाने को बोल रहे हैं? ये सुनते ही रघुवीर जी और वह खुद हल्के से हंस पड़े। चंद्रशेखर जी ने उदय को तिरछी निगाहों से घूरा और बोले, अपना काम करो जाकर। उदय ने मुंह बनाते हुए कहा, गोद लिया है ना मुझे? उदय ने ये कहा तो चंद्रशेखर जी ने उसके बाल से लाए और बोले, तुम गोद लेने लायक नहीं हो, अफसोस मेरे ही घर में जन्मे हो, नालायक, जाओ अब। उनकी बात सुनकर उदय बाहें सिकोड़ कर वहां से चला गया। उसके जाते ही रघुवीर जी ने कहा, और क्या पता चला? चंद्रशेखर जी बोले, पहले सूरत और फिर केरल। सर्वेश कल परसों से वहां है। खबर मिली है कि वहां कोई उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी है। रघुवीर जी सुनकर सोच में डूब गए। उन्होंने सोचते हुए कहा, नजर रखो, अगर वो यहाँ आता है तो तुम्हें बेताल बनकर ही उससे चिपके रहना है। जो भी दोनों बाप बेटे करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक हरकत पर तुम्हारी नजर होनी चाहिए। हम बायसा को फिर से इनकी वजह से खोना नहीं चाहते। रघुवीर जी ने सिर हिलाया। वहीं उदय वहां से निकलकर बाहर आने लगा। वो गार्डन से होकर मुख्य महल की तरफ ही जा रहा था कि अचानक ही किसी से टकरा गया। सामने वाला कुछ समझ पाता उससे पहले ही उदय ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। उदय ने एकदम से कहा, और टूट संभल कर। वो राका था, जय का भरोसेमंद हेड गार्ड। राका बोला, थैंक्स। फिर राका ने कॉलर ठीक करके उदय को देखा और बोला, राजकुमारी का रूम कहाँ है? उसके इतना कहते ही उदय ने छोटी छोटी आंखों से उसे घूरा। उसने रूखेपन से कहा, रूम किसका? राका ने पूरे सम्मान के साथ कहा, उदय, मुझे जय सर ने भेजा है मैम की सिक्योरिटी के लिए। शायद राका उदय को पहले से जानता था। उदय अब भी उन्हें गंभीर निगाहों को गड़ाए रखे बोला, फिर भी हर किसी को उसके रूम में जाने की इजाजत नहीं है। राका ने कहा, पर उन्होंने कहा है कि मैं उनसे जाकर मिल लूं। उदय बिना कुछ कहे जाने लगा तो राका ने फिर से अंबर को फोन लगा दिया, जो अपना फोन नहीं उठा रही थी। कुछ आगे जाकर उदय ने कहा, चल रहे हो या नहीं? राका ने फोन जेब में रखा और फुर्ती से उसके साथ चल दिया। दोनों महल के कॉरिडोर से होकर दूसरे दरवाजे से हॉल में आए।
रत्ना जी और गायत्री जी वहां कुछ व्यवस्था देख रही थी। उदय बिना कुछ कहे अंबर के कमरे की तरफ जाने लगा तो राघव भी चारों तरफ पैनी सी नजर मारकर उसके साथ हो लिया। रत्ना जी बिना सिर घुमाए पुतलियां किनारे करके उन दोनों के एक एक कदम को ऐसे देख रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसने से पहले चौकन्ना रहता है। रत्ना जी के चेहरे की मासूमियत बरकरार थी, मगर वो आंखें उनसे लोगों को मार डालने की लाल सा टपक रही थी। वो आंखें खतरनाक तरीके से तिरछी होकर लड़कों को देखने लगी। सीढ़ियों से ऊपर जाते जाते राका ने सिर घुमाकर रत्ना जी को देखा तो रत्ना जी ने एकदम से अपनी नजरें हटा ली। राका समझ भी नहीं पाया कि वो यहाँ देख रही थी या नहीं। राका के कान में ईयरबड्स लगे थे। कुछ कॉरिडोर्स पार करने के बाद वो अंबर के कमरे में थे। अंबर दो चार फाइल्स के कागजात चेक कर रही थी। वो क्रीम कलर का सूट पहने हुए थी। सूट के हर किनारे पर सुनहरी छोटे बड़े मोती जड़े थे। शुद्ध क्रीम कलर पर जरा जरा से मोर बारीकी से धागों से उकेरे गए थे। दुपट्टे का रंग एकदम सुनहरी था, जिस पर राजस्थान के ऊंट, रेगिस्तान और भी जाने क्या क्या बहुत एहतियात से रंग बिरंगे धागों से बनाया गया था। अंबर लंबे बालों की सुंदर सी चोटी बनाए हुए थे, पैरों में सुनहरी चूतियां और साथ ही संयुक्ता जी के पायजेब। गोरा रंग तो था उसका, मेकअप शायद उसने किया ही नहीं था। जरूरत से ज्यादा सादा लग रही थी वो। उदय ने कमरे में कदम रखते ही पूरे कमरे में आंखें घुमा ली। जाहिर था वो दिया को देख रहा था। जब वो नहीं दिखी तो उसने अंबर से पूछा, कहाँ है तुम्हारी परछाई? अंबर ने एक दरवाजे की तरफ देखा और बोली, वार्डरोब में 1 घंटे से। इतना कहकर उसने राका को देखा। राका आ रही है? राका ने आदर से पलकें झुका ली तो अंबर ने कहा, आपको दिया के साथ रहना है। वो जहां भी जाएगी आप उसके साथ जाएंगे और कोशिश करिएगा कि उसकी जुबान बंद रहे। राका बोला, पर मैम, सर ने मुझे आपके लिए भेजा है। उसने कहा तो अंबर ने सहजता से कहा, हाँ, इसलिए आप वही करेंगे जो मैं कह रही हूँ। राका कुछ नहीं बोला, बस अपना फोन आगे कर दिया। स्क्रीन पर जय की कॉल चल रही थी। वो शायद राका को एयरबड्स के द्वारा डायरेक्शन दे रहा था। अंबर ने स्क्रीन पर देखा और फिर गहरी सांस भरकर आंखें बंद कर ली। राका ने चुपचाप फोन स्पीकर पर डाला। तभी उदय बोला, दिस मैन, इसे कैसे पता चलता है कि तुम कुछ ओट पटांग करोगी? जय ड्राइविंग करता हुआ मुस्कुराया और बोला, क्योंकि इन्हें ये सब मैंने ही तो सिखाया है। अंबर ने जरा जरा गहरे स्वर में कहा, तो आप झुककर मुझे सुन रहे थे? इस पर जय ने तुरंत ही कहा, वैसे ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ। वाकई पिछली बार अंबर और ख्याति को भी उसने झुककर सुना था। अंबर ने अपना मुंह एक तरफ कर लिया। उदय उसे देखकर जय से बोला, इट्स गुड जय, तुम यहाँ नहीं हो। गुस्से में दिख रही है वो। जय ने हल्के से हंसते हुए कहा, मैं वहां नहीं हूं तभी तो कह पा रहा हूँ। फिर उसने सहजता से कहा, राका, जैसा वो कहती है वैसा करो। तभी दिया वार्डरोब रूम से निकल आई। पेस्टल ग्रीन कलर की नी लेंथ फ्रॉक पहनी थी उसने। रेशम से फ्रॉक पर व्हाइट और पिंक कलर के फूल बने थे। दिया के बाल कमर से नीचे तक आते थे और हैरानी थी इस बात की कि उसे इतने लंबे बालों से चिढ़ नहीं होती थी। उसने बालों को कर्ल करके क्लच लगा रखा था। कोहनी तक आती आस्तीन को ठीक करते हुए वो उनकी तरफ चली आई। पैरों में उसके पिंक स्नीकर चमक रहे थे। अंबर जैसे कुछ कहने को थी लेकिन तभी दिया कह उठी, जीजू आप हो कहाँ पर? शायद अंबर भी यही सवाल करने वाली थी। जय का जवाब सुनने के लिए वह सब फोन को देखने लगे। जय ने आराम से कहा, अब मुझे तो निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए बाहर खाने आया हूँ। ये सुनते ही अंबर की आंखें सिकुड़ गई, मानो वो उसका झूठ पकड़ पा रही हो। जय ने सबको बाय कहकर फोन रख दिया। दिया ने पूछा, चूहा नहीं आई? वो परिणीता के बारे में पूछ रही थी उदय से। उदय ने नकली का मुस्कुराया और बोला, नहीं, वो तो आ गई। देखो वार्डरोब में कहीं कपड़े तो नहीं कुतर रही। दे की बात सुनकर राका हंस पड़ा तो दिया ने उसे घुरा तो वो चुप कर गया। अंबर अपना फोन उठाकर दरवाजे की तरफ चल दी। उदय भी उसके साथ चला गया। दिया भी मुंह बनाकर चल दी और फिर राका भी। जहां महल खूबसूरती से दमक रहा था
वहीं महल के ही एक कोने में छोटी सी कोठी बनी थी। गजीबो को लाइट से सजाया गया था, लेकिन उन दो चार सुंदर सी कोठियों को कैंडल से रोशन किया जा रहा था। कोठी का दरवाजा आधा खुला था, आधा बंद। उस आधे से अंदर झांकने पर पानी का कुंड दिखाई दे रहा था, जिनमें दिए जगमगाते हुए तैर रहे थे। उसी कुंड के एक किनारे पर रत्ना जी बैठे थे। उनके हाथ में मोबाइल था, जिस पर विराज की तस्वीर थी। वो मुस्कुराते हुए फोटो देखकर बोली, कहाँ हो तुम बेटा? अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकते हो तुम? यहाँ किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुम्हारी उस सो कॉल्ड बहन को भी नहीं। कहकर उसने पानी में खुद का अक्स देखा और फिर बोली, लेकिन तुम एक ही रात में मेरे बारे में इतना कैसे जान गए? क्या चाहते हो तुम विराज? उस चिट्ठी से क्या साबित करना चाहते हो तुम? तुम्हें कैसे पता कि मैंने बाईसा को तहखाने में धकेला था? जो भी हो, मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटे हो, अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ोगे। बस आज का दिन। और विराज, फिर तुम्हें कहीं छुपने की जरूरत नहीं है। अपने बाप की तरह तुम्हें झुकना नहीं पड़ेगा। सर्वेश जी का नाम लेते ही जाने उन्हें क्या याद आया। उन्होंने फोन मिलाया। सामने से सर्वेश जी फोन उठा चुके थे और रत्ना जी बोली, कहाँ हैं आप? सर्वेश जी ने जवाब दिया, अभी जयपुर में लैंड कर रहे हैं। तुम मेरी जान मत खाओ। वो चिढ़ते हुए एयरपोर्ट से निकल रहे थे। उनका लहजा सुनकर रत्ना जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भौहें उठाते हुए बोली, इतना सब खोने के बाद भी आप में जरा सी अकल नहीं आई ना सर्वेश? ये सुनते ही सर्वेश जी एकदम से रुक गए। इस तरह बात करने का तरीका? कहीं शोर में कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? उन्होंने हल्के से कहा, फिर से बोलो। रत्ना जी ने उसी तरह कहा, अकल पर पत्थर पड़े हैं आपके। समझ नहीं आ रहा क्या कि आप टारगेट है उन लोगों का? सर्वेश जी बोले, क्या बकवास है रत्ना? सर्वेश जी भड़क उठे, क्या कह रही हो तुम? हमसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रत्ना जी मुस्कुराई, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में कोई भाव नहीं था। खतरनाक खामोशी उनकी आंखों में चमक रही थी। वो बोली, मेरी हिम्मत छोड़िए सर्वेश। बाईसा को लगता है कि आपने भाई साहब को मारने की कोशिश की, इसलिए आपकी प्रॉपर्टी और आप खुद उनका टारगेट है। अगर आप अपनी फोटो गैलरी नहीं खोना चाहते तो जैसा मैं कहती हूँ वो करिए। सर्वेश जी आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें सुनते चले गए। उन्होंने हक लाते हुए कहा, तुम क्या जानती हो फोटो गैलरी के बारे में? रत्ना जी खींच उठी। उन्होंने वहां रखा दिया पानी पर फेंक कर मारा। झिलमिलाते ठहरे पानी में खलबली मच गई। उन्होंने दांत भींचते हुए कहा, अगर यही सुनना चाहते हैं आप तो सुनिए। आपकी फोटो गैलरी और आपको सड़क पर लाकर खड़ा करना चाहती है अंबर। हमारे बेटे के बाद अब वो हमारी इज्जत और खुशियां भी छीनना चाहती है, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। वो अविश्वास से बोल पड़े, क्या करना चाहती हो तुम? रत्ना जी ने तिरछी नजरों से पानी में खुद का अक्स देखा और बोली, फिलहाल तो कुछ हत्याएं काफी होंगी। आपको एयरपोर्ट से निकलते ही एक लड़का मिलने आएगा, चुपचाप उसके साथ जाइए। सर्वेश ने एकदम से कहा, लेकिन तुम कुछ फोटो गैलरी की बात कर रही थी। ये सुनकर रत्ना जी के होठों पर खौफनाक मुस्कुराहट तैर गई। उन्होंने ठहरे हुए स्वर में कहा, हत्याएं कहा था मैंने, वहीं से शुरू करते हैं। कहकर उन्होंने फोन काट दिया। फोन देखकर उन्होंने खुद से ही कहा, तुम मेरे बेटे को बांधकर आजाद और खुश कैसे हो अंबर? मेरे बेटे को अकेला करके तुम्हें उन सब का साथ कैसे मिल सकता है? सब छीन लूंगी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा प्यार जय और तुम्हारे बचपन के दोस्त, सब कुछ। कहकर वो हंस पड़ी। उनकी धीमी हंसी भी मौत से गूंज रही थी। इधर जैसा कि प्लान था, जय को शौर्य और समर्थ वगैरह के साथ दिल्ली में होना था, लेकिन जय दिल्ली जाकर एयरपोर्ट से बाहर निकला भी नहीं और वापस जयपुर लौट आया। एयरपोर्ट से अपनी कार लेकर वो शहर की तरफ बढ़ने लगा। शाम के समय सुनसान सी सड़क पर वह अपनी मैनुअल जीप में धीमे धीमे से पियानो ट्रैक प्ले कर रहा था। उसकी लंबी खूबसूरत उंगलियां स्टीयरिंग पर थरथरा रही थी। सिर्फ एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभाले वो काफी कूल दिखाई पड़ रहा था। उसके कानों में ईयरबड्स थे, जिससे वो राका को महल के अंदर जाने की डायरेक्शंस देता जा रहा था। और फिर अंबर फोन पर आई।
अंबर से बात करते करते ही जय की आंखों में मुस्कुराहट उभर आती थी। सामने से उदय उसको कुछ बोला जिसे सुनकर वो हल्का सा हंस पड़ा। हंसते मुस्कुराते ही जाने जय को क्या याद आया। उसने एकदम से ब्रेक मारा। वहीं दिया जय से पूछ रही थी कि इस वक्त वो कहाँ है, लेकिन फिर जय ने बात घुमा दी और फोन काट दिया। जय सुनसान हरे भरे जंगल में था। उसके चारों तरफ सन्नाटा था। उसने आंखें बंद की और सिर सिट से टिकाया। अगले ही पल उसने फोन निकाला और अयान को कॉल किया। अयान ने 2-3 रिंग में ही फोन उठा लिया और बोला, जी भाई साहब। जय ने पूछा, कहाँ हो? उसकी आवाज में भारीपन था। अयान मैगजीन पढ़ते पढ़ते रुका। वो सीधा बैठा और बोला, विराज भाई पर नजर रख रहा हूँ। आपने ही तो कहा था। जय ने कहा, वहां से निकलो और घर जाओ। अयान कुछ समझ नहीं पाया। उसने पूछा, क्यों भाई साहब, वहां कुछ गड़बड़ है क्या? जय बोला, शायद, कहकर जय ने जोर से एक्सीलेटर दबाया और स्टीयरिंग मोड़ने के साथ ही कार फिर से तेज रफ्तार पकड़ चुकी थी। जय बोला, ख्याति को सिर्फ गार्ड्स के भरोसे नहीं छोड़ सकते। अभी वापस जाओ, मैं आ रहा हूँ। सामने से फोन कटा या नहीं, जय ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। उसे करीबन 2-2.5 घंटे लगने वाले थे शहर के एक कोने से दूसरे तक पहुंचने में। इधर दिल्ली में द एस्केली में अंधेरा गहराने के साथ ही वो लाइट्स जगमगा सी उठी थी। उस इमारत का नायाब आर्किटेक्चर डिजाइन वहां की सभी इमारतों से हटकर था। ऊपर से रात में लाइट्स उस चमचमाती फोटो गैलरी को और भी ज्यादा आकर्षक बना रही थी। बड़ा सा काला दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया गया था, जिसमें से एक से बढ़कर एक कारें अंदर प्रवेश कर रही थी। गार्ड्स दरवाजे पर खड़े थे। दरवाजों पर लगे कैमरे में हर एक कार को भी कैद किया जा रहा था। वहां खड़े गार्ड्स उन कारों को 2 मिनट रोककर उनसे पास ले रहे थे और फिर जाकर उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे दी गई। उन्हीं में से एक सफेद कार अपना पास दिखाकर अंदर आ गई। वो कार सीधा पार्किंग में जाकर रुकी। पीछे का गेट खुला, जिसमें से एक पैर बाहर निकला जिसने घुटने तक आते लेदर के मरून बोट्स पहने थे। हाँ, मगर उन बोट्स में हील्स नहीं थी। जूता जमीन पर रख दी और वशी पूरी तरह बाहर आ गई। मरून रंग की घुटने से नीचे तक आती हुई मीठी और उसके ऊपर उतना ही बड़ा क्रीम कलर का लॉन्ग कोट पहने थी वो। साथ ही उसने खुले बालों पर आर्टिस्टिक हैट लगाया हुआ था। दूसरी तरफ से गेट खुला और सुष्मिता जी ने बाहर कदम रखा। दुबली पतली सुष्मिता जी उदय की माँ कम और वर्षी की बड़ी बहन ज्यादा लग रही थी। उन्होंने हल्के पर्पल रंग का प्लाजो सूट पहना था और साथ ही उसी रंग का दुपट्टा एक तरफ करके सीधा कंधे पर सजाया हुआ था। आंखों पर बड़ा काला नंबर वाला चश्मा। कुछ और कारें वहां रुकी। अपनी अपनी कारों से निकलते हुए वो लोग उन्हीं दोनों को देखते रहे जैसे एग्जीबिशन में वही है। सुष्मिता जी ने एक दो को पलटकर घूरा, तब जाकर वो लोग गए। उर्वशी बोली, चले। तभी ड्राइविंग सीट की तरफ से कोई उतरा। वो शौर्य था। शौर्य रोज वाला शौर्य नहीं लग रहा था। उसके चिपके बाल और नकली मूंछ उस पर जरा नहीं जम रही थी। अगर दिया उसको ऐसे देखती तो 2-4 जोक सुनाकर मारती। शौर्य बोला, आंटी और उर्वशी, आप डरना मत। मैं और समर्थ यहाँ इंफॉर्मेशन लेने पहले भी आ चुके हैं, इसलिए आपके साथ नहीं जा सकते। पर चिंता मत कीजिए, मैंने जैसे कहा बस जाना है और रिकॉर्डिंग करके लाना है, सिंपल। सुष्मिता जी बोली, शौर्य, चोरी 1 रुपए की करें या 100 की, उतना ही डर लगता है। मैं खुद से ज्यादा आप तीनों को सुरक्षित देखना पसंद करूंगी। उनकी बात सुनकर उर्वशी बोली, कुछ नहीं होगा आंटी, उन्हें कौन सा पता है कि हम यहाँ क्या करने आए हैं? आप टेंशन मत लीजिए। शौर्य वहां से दूसरी ओर चला गया। उर्वशी और सुष्मिता जी बिल्डिंग के अंदर घुस गई जैसा कि उन्होंने सोचा था। अंदर घुसते ही सिक्योरिटी चेक थी, मेटेलिक डिटेक्टर जिससे घुसते ही आवाज हो, मगर उस डिटेक्टर में हिडन कैमरा कैच नहीं होते। सुष्मिता जी के गले में लॉकेट था जिसमें हरे रंग का हीरे जैसा दिखने वाला कैमरा फिक्स था। उर्वशी और वो दोनों के शरीर में कप कपी छूट रही थी। फिर भी वह खुद को संयमित करके आगे पहुंची। वहां पर फीमेल गार्ड औरतों को और मेल गार्ड आदमियों को छूकर भी चेक कर रहे थे। उर्वशी और सुष्मिता जी ने डिटेक्टर क्रॉस किया ही था कि वहां उन्हें किसी ने रोका। मैम, उर्वशी की तो जान हलक में आ गई। वो सूखा सा घूंट निकलते हुए मुड़ी। सुष्मिता जी ने पूछा, कहो,
एक गार्ड कोट सूट पहने उनके पास आया। उसने कहा, वेलकम टू द एस गैलरी मैम, प्लीज सबमिट योर मोबाइल्स। उर्वशी ने एकदम से कहा, क्यों? तो आसपास के लोग रुक कर उन्हें देखने लगे। सुष्मिता जी ने तुरंत ही कहा, हम अपने फोन क्यों दें? गार्ड बोला, मैम ये फोटो स्टूडियो है, यहाँ कैमरा लेस ऑब्जेक्ट अलाउड नहीं किए जा सकते। वी होप यू अंडरस्टैंड। सुष्मिता जी ने 2 पल सोचा और फिर अपना फोन उसके हाथ में दे दिया। उर्वशी के पास फोन था ही नहीं। उर्वशी चिढ़ते हुए बोली, कैन वी गो नाउ? हालांकि उसका रोम रोम कांप रहा था, फिर भी उसने कॉन्फिडेंस से कहा। उर्वशी ने देखा तो वहाँ एग्जीबिशन का पोस्टर दिखाई पड़ा। सुष्मिता जी और वो एलिवेटर की तरफ हो लिए। एलिवेटर में ही कैमरा था। सुष्मिता जी ने उर्वशी से बात करने के बहाने उड़ती उड़ती नजर कैमरे पर डाली और बोली, उर्वशी मुझे लगता है कि सिक्योरिटी सच में बहुत हैवी है। अगर शौर्य अंदर नहीं आ पाया तो हमें ही उन पिक्चर्स की डिटेल निकालनी होगी। उर्वशी ने चौंकते हुए उन्हें देखा और बोली, अरे पर आंटी ये आसान नहीं है, हम उनको चकमा देकर कैसे उनके ऑफिस में घुस सकते हैं? सुष्मिता जी ने कुछ सोचते हुए कहा, राइट, तुम करोगी ये सुनते ही उर्वशी के मुंह से निकला, क्या? सुष्मिता जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अगर शौर्य अंदर नहीं आ पाए तो इतनी दूर आकर खाली हाथ जाना बेवकूफ़ी होगी। हम शौर्य का वेट करेंगे, अगर नहीं तो फिर सुनो तुम्हें क्या करना है। फिर उन्होंने उर्वशी को कुछ तो बताया और तभी एलिवेटर खुला और दोनों आगे बढ़ गई। दूसरी तरफ कैफे में समर्थ लैपटॉप पर फुटेज देख रहा था। उसे स्पाई कैमरा के द्वारा उसके एक हाथ में कॉफी सीपर मग था और दूसरे से वो लैपटॉप पर कुछ तो करता जा रहा था। फुटेज बड़ी गौर से देखते देखते अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने जल्दी से दूसरे लैपटॉप पर कुछ सर्च किया। जैसे जैसे सुष्मिता जी वहां खड़ी फोटोज देख रही थी, समर्थ के चेहरे का रंग फीका पड़ रहा था। उसने कुछ सर्च किया तो वहां स्क्रीन पर एक अंग्रेज का चेहरा था, साथ में लिखा था माइकल। उसने वह जल्दी से टेबल पर रखा और हेडफोन कान पर लगाया। उसने अपने फोन से शौर्य को कॉल किया। शौर्य गुप्त अंधेरे में खड़ा था। उसे फोन का वाइब्रेशन महसूस हुआ तो उसने फोन उठाया। समर्थ ने तुरंत कहा, कहाँ हूँ? शौर्य ने फोन कंधे और कान के बीच दबाया और शर्ट के बटन लगाते हुए बोला, अंदर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। समर्थ ने तुरंत कहा, मिशन को रोक दो, मिशन यहीं छोड़ दो। शौर्य बुरी तरह से चौंक उठा। व्हाट? उसने फोन हाथ में लिया और दांत भींचकर बोला, मुझे लगता है कि तुम वहां कॉफी ही पी रहे हो, तो फिर ये टल्ली इंसान की तरह बकवास मत करो। समर्थ ने चिढ़ते हुए आंखें बंद की और बोला, अबे पागल, आंटी और उर्वशी को वापस बुला और वहां से निकलो जल्दी। शौर्य बोला, तो तुम सच में मजाक नहीं कर रहे हो? फिर शौर्य ने सीधे खड़े होते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों छोड़ना है? समर्थ ने स्क्रीन पर दिखती फुटेज देखी और बोला, रत्ना पहले से जानती थी कि हम यहाँ आएंगे। वो सारी फोटोज ऑलरेडी बिकी हुई हैं, ऊपर से उनमें से एक भी स्मगलिंग की हुई नहीं है। हर एक फोटो बोस्टन के मशहूर फोटोग्राफर ने खींची है, माइकल किंसले जॉब्स। शौर्य ने बाहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या गारंटी है कि ये वाली फोटोज नकली नहीं है? समर्थ चिढ़ उठा और बोला, अबे शौर्य लिसन, अगर रत्ना हमारे बारे में नहीं जानती होती तो ये फोटोज नकली होती। और तो और तुम्हारी कजिन वाची की फोटोज भी तो एग्जीबिशन में होनी चाहिए थी। शौर्य गलती मत करो, वापस आओ अभी के अभी। शौर्य ने 2 पल सोचा और फिर बोला, ठीक है, पर आंटी अंदर हैं, हमें उन्हें वापस लाना होगा। समर्थ फटाफट बोला, बेवकूफ मत बनो, उन्हें कोई नहीं जानता, पर हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, बात मानो शौर्य। शौर्य उसकी आवाज में फिक्र और गुस्सा महसूस कर रहा था, लेकिन वो उन दोनों को छोड़कर भी नहीं निकल सकता था। उसने कहा, मैं उनको वापस लेकर आ रहा हूँ। अचानक समर्थ बोला, ओ नो! समर्थ सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। धीरे धीरे वहां गार्ड्स बढ़ते जा रहे थे, उन सबके पास गन्स थी। शौर्य ने पूछा, क्या हुआ? समर्थ बोला, मैं सही था, ये एक जाल था जिसमें हम पहले ही फंस चुके हैं। शौर्य बोला, चिंता मत करो, मैं उन दोनों को लेकर आ रहा हूँ, कहकर शौर्य ने फोन कर दिया। आगे क्या होगा? क्या शौर्य सुष्मिता आंटी और उर्वशी को बचा पाएगा? क्या जेक का अंदेशा सही निकलेगा? ख्याति वहां से भाग जाएगी? क्या समर्थ और शौर्य खतरे में पड़ जाएंगे?
क्या रत्ना महल में सचमुच ब्लास्ट कर देगी? क्या अंबर को रत्ना जी कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।